Hello friends, I am B Singh, Chairman and Managing Director, Next IAS and MEDG. After graduation, everyone has a thought. The thought is, I want to become civil servant. Civil services is a dream job. And whether you are engineer, you are doctor, you are from any other background, you want to serve the society and nation through the civil services. Recently, Civil Services Examination 2017 result has been announced, and the top rankers, when you see, many are engineers. Today with us we have Anshu Kumar, who has secured All India rank 163 in Civil Services 2017, and Ashish, who has secured All India rank 893. The good thing is that both of them are engineer, passed out from IIT Delhi, and both had their optional subjects from engineering, that is mechanical engineering opted by the Anshu Kumar and civil engineering opted by the Ashish. तो अंशु, आपकी जो जर्नी रही आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक, हाउ यू स्टार्टेड? क्या सिविल सर्विसेज वाज योर टारगेट राइट फ्रॉम बिगिनिंग या बाद में फिर आपने डिसाइड किया? सर इट वाज ऑलवेज एट द बैक ऑफ माय माइंड, बट जब कॉलेज में थे तो बहुत ज़्यादा सीरियसली इस डायरेक्शन में सोचा नहीं था. फिर मैंने 1 साल जॉब की. फिर उस टाइम पर इंटरेस्ट मेरा सिविल सर्विस की तरफ काफ़ी हुआ. पेरेंट्स ने भी काफ़ी मोटिवेट किया. तो फिर मैंने कुछ टाइम जॉब करने के बाद जॉब छोड़ के फिर प्रिपरेशन करने आ गया था. तो स्टार्टिंग में तो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन लिया था, बट 2 अटेम्प्ट देने के बाद मुझे लगा कि मैकेनिकल वुड बी मच बेटर चॉइस. तो फिर मैंने 2015 में अपना ऑप्शन चेंज किया और फाइनली मैकेनिकल से आपने सिलेक्शन हो गया. इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैकेनिकल से मेरी इंटरव्यू भी कॉल भी आ गई थी और कुछ ही मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रुक गया था. तो इससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला और अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की और फिर फाइनली इस साल सिलेक्शन हुआ. सिविल सर्विसेज में जैसे 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. तो हम तीनों स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपने प्रिपरेशन कैसे की और आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए. आशीष, आप बताएं कि आपका जो इंजीनियरिंग के बाद जो करियर रहा, आपने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे सिविल से ही देना है, सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल आपने चूज़ किया? मेरे पापा स्टेट सर्विसेज में थे, तो बचपन से कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन था सिविल सर्विसेज के टूवर्ड्स. बट जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो साइड बाय साइड मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, और सिविल सर्विसेज बैक ऑफ द माइंड मेरे भी था. बट स्टार्टिंग में एक बोल्ड डिसीजन लेना, तो आई वॉज बिट हेजिटेंट. तो शुरुआत में मैंने अपने इंजीनियरिंग पे फोकस करी, 4 साल पढ़ा अच्छे से सिविल इंजीनियरिंग, और इन द सेम ईयर इटसेल्फ 2015 में मैंने गेट क्वालिफाई किया. तो आई वॉज बिट प्रिपेयर्ड विद सिविल इंजीनियरिंग. और फिर मैंने सोचा, जब भारत पेट्रोलियम में फिर मेरी जॉब लगी PSU में, तो देयर आई वॉज सीरियस अबाउट टेकिंग सिविल सर्विसेज. तो विद सिविल इंजीनियरिंग फिर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा होगा जब लास्ट ईयर अवधेश मीना के 356 मार्क्स आए सिविल इंजीनियरिंग में, तो दैट मस्ट हैव बीन ए बूस्ट फैक्टर. सो ही इज फ्रॉम माय बैच, ही वाज द टॉपर. अच्छा, आपके ही बैच से भी? ही इज आल्सो बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली. लास्ट ईयर हम लोगों ने मैकेनिकल में भी देखा, जेवितेश आनंद, आई थिंक ही स्कोर्ड 345. इस बार के तो मार्क्स अभी आए नहीं, so we cannot tell ki what was the score of selected candidates, but we will share this thing in the coming time जैसे मार्क्स आ जाते हैं. अंशु, अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, लेट अस स्टार्ट जस्ट. तो प्रीलिम्स आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंजिंग बन गया है, क्योंकि कंपटीशन प्रीलिम्स स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा है. तो क्या आप सजेस्ट करेंगे फ्रेशर्स को कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें? सर प्रीलिम्स के लिए तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स नहीं निकलता तो फिर वहीं पर सारा खेल खत्म हो जाता है वहीं पर. फिर आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है. तो इसके लिए प्रॉपर 2-3 मंथ का टाइम लेना चाहिए कि डेडिकेटली हम प्रीलिम्स को ही देंगे. उसमें स्टैटिक पोर्शन पे काफ़ी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अराउंड 60 क्वेश्चंस के अराउंड स्टैटिक से होते हैं, जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. तो ये 60 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि इनमें से 90% आपका सही होना चाहिए. अच्छा, और जो डायनेमिक पोर्शन है करंट से रिलेटेड, तो उसके लिए डायनेमिक पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें. कहीं से भी कर रहे हो, अगर न्यूज़पेपर से कर रहे हो, अपने नोट्स बनाए हो या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हो, तो सिर्फ उस पर ही रिलाई ना करें. मतलब मल्टीपल सोर्सेज से स्टडी करें. हाँ, यस सर. प्लस एक थोड़ा सा एक इंक्विजिटिव माइंड भी होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और हमें कोई टर्म आता है जो हमें पता नहीं है टर्म क्या है, तो उस चीज़ को हम खुद से ही नेट पर सर्च कर लें कि ये क्या होता है, उसके अपने नोट्स थोड़े से बना लें और फिर वो करें.
प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोई भी चीज़ निगलेक्ट नहीं करना, neglect नहीं करें। और गेस वर्क बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो मेरी जो खुद की स्ट्रेटजी होती थी वो मैं थोड़ा एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करता था, अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं करने लेकिन सही करना। आशीष, आप कुछ प्रीलिम्स में ऐड करना चाहते हैं? सो सेम बेसिक बुक्स सबसे पहले कवर करने हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गए, तो ऐसे बुक्स सबसे पहले कवर करना है। प्लस करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे बुकलेट्स आते हैं, फाइनल कंपाइलेशन जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, तो एक उसमें से कोई फिक्स रखे, किसी एक भी बुकलेट, और प्लस साइड बाय साइड कुछ ऐड करने के लिए आप दूसरे बुकलेट से रेफर कर सकते हैं। राइट। प्रीलिम्स के लिए क्या आप लोग जो फ्रेशर्स हैं उनको एनसीईआरटी बुक्स भी एडवाइस करते हैं या ज़रूरत नहीं है? आज की स्टेज में बहुत सारे स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। सर कुछ एनसीईआरटी बुक्स हैं जो कि पढ़ने ही पढ़ने, जैसे ज्योग्राफी की जो न्यू एनसीईआरटी है तो वो तो पढ़नी ही है, उसके बिना तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बहुत सारे फैक्ट्स उसमें मिल जाते हैं। तो फिर वैसे ही हिस्ट्री की एंशियंट मिडिवल वो पुरानी वाली, और एनसीईआरटी में खूबी ये है कि जो लैंग्वेज है बड़ी ल्यूसिड है और आप समझने में बहुत आसानी होती है, और उस लैंग्वेज को आप राइटिंग में लिखने के लिए मेंस में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट लिखते हैं, और क्वेश्चन सारे जो भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं उसमें मिल जाते हैं। तो स्पेशली हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये तो करना ही करना। प्रीलिम्स का अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ क्या रहता है अगर हम देखें तो? सर अभी तो मार्क्स तो आए नहीं है, हाँ, नहीं है। लास्ट ईयर में अगर हम देखें तो 118 120 कट ऑफ जाने लगा है। लास्ट ईयर तो सर शायद 108 के आसपास ही था, बट इस बार चूंकि सीट्स थोड़ी कम है तो 2018 में कट ऑफ ऊपर जा सकता है, तो कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए। वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर पर भी डिपेंड करेगा। प्रीलिम्स के बाद जो रियल चैलेंज शुरू होता है वो तो मेंस के लिए होता है, और मेंस में आपकी राइटिंग स्किल, आपकी जो स्टडी करने की जो प्लानिंग है और जो सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ स्टडी है, तीनों बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आपके ऑप्शनल पे बात करते हैं कि मैकेनिकल, जैसे कुछ रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है 2010, 11, 12, 13 में कि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते ज़रूर थे लेकिन इंजीनियरिंग ऑप्शनल नहीं लेते थे। इस साल 2017 में इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं एज कम्पेयर टू 2016 एंड 15। तो क्या रीजन है कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग ऑप्शनल में नहीं जाते हैं? क्या वो वाकई चैलेंजिंग है? सर जैसे मैं अगर अपना बताऊं, जब मैं प्रिपरेशन के लिए आया था तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैकेनिकल ले लेते हैं क्योंकि बैकग्राउंड रहा है और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी था, और एक दूसरा कोई ऑप्शन ले लेंगे। लेकिन फिर लोगों ने मुझे खुद ही डिस्करेज कर दिया कि कुछ बुक्स वगैरह नहीं होती, कोई गाइडेंस नहीं होता, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पर मुझे भी काफ़ी लॉजिकल डिसीजन लगा कि कोई छोटा सिलेबस वाला ऑप्शन ले लें, लेकिन जहाँ सपोर्ट मिल जाए। यस सर। तो लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उसमें इंटरेस्ट नहीं था मेरा, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया। बल्कि आज के टाइम में अगर देखें तो अब ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, तो बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्ट आउट कर रहे हैं। तो ऑप्शनल सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस ऑप्शनल को सेलेक्ट करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अंशु कुमार का अपना एक्सपीरियंस ये है कि पहले इन्होंने दूसरा ऑप्शनल लिया, अवॉइड लिया। जब उस सब्जेक्ट में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ तो इन्होंने फिर सब्जेक्ट को चेंज करके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वापस आए, और मैकेनिकल से इनका सिलेक्शन हुआ। लास्ट ईयर भी हमने देखा है कि ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे तरनजोत या दूसरे लोगों का भी, कि जिन्होंने पहले ह्यूमैनिटी ऑप्शनल्स लिए, लेकिन बीइंग एन इंजीनियर कहीं ना कहीं ये थॉट रहता है कि हमारी साइंटिफिक अप्रोच है, एनालिटिकल अप्रोच है, थोड़ा एक फार्मूला बेस्ड स्टडी करने की आदत होती है। तो वो कनेक्ट अगर आप चाहते हैं तो फिर उस कनेक्ट के लिए फिर डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर दी इंजीनियरिंग ऑप्शनल, राइट। तो आशीष, आपका जो ऑप्शनल सिलेक्शन था, कैन यू थ्रो सम आइडियाज कि आपने सिविल लिया तो कैसे आपका डिसीजन क्यों था ये सिविल? सिविल चुनने के पीछे मेरा मेन रीज़न ये था कि मैंने कॉलेज में सिविल की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ रहा था मैं, और साइड बाय साइड मुझे लगा था कि अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग प्रिपेयर करूँगा तो एक बैकअप मेरे पास रहता है, या तो इंजीनियरिंग सर्विसेज है, नहीं तो गेट है। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम से थोड़े अच्छे से प्रिपेयर किया था, और जब मेरा गेट क्वालिफाई हुआ तो आई गॉट दैट बूस्ट। मुझे लगा कि सिविल इंजीनियरिंग मेरा एक लेवल तक हो चुका है प्रिपेयर, और अगर इसमें मेरे पास रेलेवेंट सोर्सेज मिल जाए, जो कि नेक्स्ट आईएएस ने काफ़ी कुछ हेल्प किया,
प्रीवियस क्वेश्चन बैंक नहीं था, तो जब क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हो गए तो काफ़ी हेल्प हुई और फिर मेरे को लगा कि ये करना चाहिए। और इंजीनियरिंग ऑफरल्स की एक और खूबी ये है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर राइटिंग सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज बोथ, तो ये एक आपके लिए बहुत एडेड एडवांटेज हो सकता है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर आपको बैकअप प्लान में रखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। डेफिनेटली थोड़ा सा एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग ऑफरल्स दे हैव लिटिल वाइडर सिलेबस, लेकिन उसके दूसरे एडवांटेजेस भी हैं। साइंटिफिक सब्जेक्ट होने की वजह से आप इसको ज़्यादा घंटे तक पढ़ सकते हैं और न्यूमेरिकल अप्रोच होती है। कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि हम जीएस को बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल एरियाज में घुस जाते हैं, तो फिर टेक्निकल ऑप्शनल में आप उन चीज़ों को बैकअप कर सकते हैं। सर उसमें ये भी रहता है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले क्योंकि मेरा रह चुका है, तो उसमें आंसर लिखने में थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस कम आता था। अच्छा। इसमें पता नहीं कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, लेकिन मैकेनिकल में ये था कि सही है तो हाँ, पूरे तो मैकेनिकल या सिविल या दूसरे जो साइंस और इंजीनियरिंग के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसमें ऑब्जेक्टिविटी है। अगर आपने सही लिखा तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है कि आपने अच्छा लिखा और उसमें मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे ये तो समय के साथ ही पता लग पाएगा। सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे न्यूमेरिकल्स में भी अगर आप स्टेप्स के साथ स्टेप कर रहे हो और अगर स्टेप्स कंप्लीट है तो उसमें आपको फुल मार्क्स देने से नहीं कोई रोक सकता है, तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये इंजीनियरिंग और साइंस में होता है ऐसा, क्योंकि लास्ट ईयर भी देखा मैथमेटिक्स और सिविल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट मार्क्स थे 2016 में। तो ये तो डेफिनेटली किसी भी साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की खूबी होती है कि अगर आपने सही लिखा, स्टेप सही लिखे तो मार्क्स आप पूरे एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट। मेंस में जो 4 पेपर जनरल स्टडीज के थे तो उनमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा पेपर लगा? सर GS2 हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है। जब 2013 में जब पैटर्न चेंज हुआ था तो अगर आप बाकी लोगों के मार्क्स भी देखें तो उनके GS2 में कम आते हैं और क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है GS4 जो कि उसके बाद थोड़ा चैलेंजिंग माना जाता है, प्लस स्कोरिंग माना जाता है। तो लोग काफ़ी अच्छा भी स्कोर करते हैं और काफ़ी बुरा भी स्कोर करते हैं। GS3 पर्सनली मुझे सबसे इजी लगता है और मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स भी आते थे उसमें और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। और GS1 भी काफ़ी मोस्टली स्टैटिक पार्ट ही है तो वो भी बच्चे अच्छा कर लेते हैं। बट ये है कि GS1 का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है तो वो। और GS4 के बारे में आपका क्या, क्योंकि GS4 का सिलेबस वाइज देखें तो कम है लेकिन सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। एथिक्स एंड रिलेटेड एरियाज तो ये तो पढ़े ही नहीं होते हैं, खास करके हमने ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़े होते हैं। तो सर इसमें थोड़ा सा मतलब जो मुझे लगता है थोड़ा सा अगर प्लान बना के अगर तैयारी की जाए तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आधा पेपर जो होता है वो केस स्टडी होता है। तो केस स्टडी अगर देखें तो 6-7 टाइप की केस स्टडी बार बार यूपीएससी में पूछा जाता है, तो थोड़ा एक माइंड में फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हमें ऐसे आंसर लिखने हैं। प्लस जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है उसमें जो मुझे लगता है वही लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें थियरी में नहीं घुसना है, जो हमें लगता है सच में और लॉजिकल है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है, अगर हम वैसे आंसर लिखें तो नंबर मिल जाएंगे। आशीष, सिविल इंजीनियरिंग के जो ऑप्शनल में आपने लिए तो कोई इम्पोर्टेंट बुक्स आप रिकमेंड करना चाहोगे? मैं तो नोट्स अपने जो सेल्फ मेड नोट्स थे वही रेफर करता था। प्लस आई थिंक जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि पेपर टू बहुत ज़्यादा वास्ट है और थ्योरेटिकल भी और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है और वो हमें अपने कॉलेज डेज में नहीं पढ़ना होता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन बैंक था मैंने उसको बहुत ज़्यादा रेफर किया और उस 4 मंथ्स में मैंने उसको ऑलमोस्ट 2-3 बार कवर अप किया। तब तो नेक्स्ट आईएएस से हेल्प मिल गई होगी आपको। बहुत हेल्प मिली है। राइट। और मैकेनिकल में आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मैंने तो 2015 में लिया था, तब नेक्स्ट आईएएस तो नहीं था। हाँ। लेकिन मैं मेडिजी के नोट्स ले आया था, क्लासरूम नोट्स, क्योंकि मैं प्रिपरेशन के बीच में ही था तो मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं क्लास वगैरह लगा सकूं। और लेकिन टच छूट चुका था, 2011 का पास आउट था, 4 साल हो गए थे। तो मैंने क्या किया था, मेडिजी के सबसे पहले क्लास नोट्स ले आए और उसको पहले ख़त्म किया। फिर हर सब्जेक्ट के जो भी स्टैंडर्ड बुक होती हैं जो कॉलेज में पढ़ी थी वो करने स्टार्ट किए और फिर सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उस टाइम पे बड़े एफर्ट्स लगे होंगे आपको तो। यस सर, मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों लोग हैं, मतलब मैनुअली एक एक क्वेश्चन को A4 शीट पे लिख के फिर उसको चैप्टर वाइज पहले डिवाइड किया, फिर उसको जीरोक्स करा के फिर आपस में सॉल्व करते थे, कॉल करते थे कि इसका आंसर ये है, तुम्हारा क्या है।
तुम्हारा ये आंसर थोड़ा गलत है, फिर से लगाओ। तो ये हम लोग को बट एक तरह से ये लर्निंग भी था, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ये सर फिर वो हाँ, लेकिन टाइम ज़्यादा लगा होगा। ये सर 1 महीने तो हमें ये सारा कुछ फ्रेमवर्क बनाने में ही लग गया था। उसके बाद हम लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए। फिर वो सर आप लोगों ने बुक निकाल के तो फिर काफ़ी इजी। तो अब तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के लिए क्लासेस भी अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स अवेलेबल हैं जो कि पहले नहीं होते थे, और 2016 के पहले ये सब नहीं थे सपोर्ट। उसी का नतीजा था कि स्टूडेंट्स थोड़ा इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स लेने में डिस्करेज होते थे। सो नाउ डेज देयर इज नो डिफिकल्टी। नेक्स्ट IAS हैज ब्रॉट आउट द सॉल्यूशंस फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आल्सो द टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल एंड द क्लासेस फॉर मेंस आल्सो अवेलेबल। मेंस में यही सब टेस्ट सीरीज को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि खुद से इवैल्यूएशन भी करना रहता है, प्रैक्टिस भी होती है। तो एक रीज़न जो ये होता था कि इंजीनियरिंग ऑप्शन ना लेने का, क्योंकि अगर किसी को साइंस ऑप्शन भी लेना है तो वो मैथ्स ले लेता था या फिजिक्स ले लेता था, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं लेता था क्योंकि असेसमेंट ही नहीं हो पाता था अपनी परफॉर्मेंस का, क्योंकि कोई टेस्ट सीरीज देने वाला था ही नहीं पहले। तो ना गलतियां पता चलती थी, ना कि तो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, कुछ पता नहीं चलता था। बट लकीली अब तो नेक्स्ट फेज ने स्टार्ट कर दी। और इंटरव्यू जो फाइनल स्टेज में जब आप पहुंचे तो इंटरव्यू में आपके ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए या इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द जनरल थिंग्स एंड हॉबीज, इंटरेस्ट, करिकुलम एंड ऑल? सर मेरा इस बार का इंटरव्यू भोसले सर के, एयर मार्शल भोसले सर के पैनल में था, और इस बार तो मुझसे मैकेनिकल का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बट 2015 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, अलका सिरोही मैम के बोर्ड में था, और उसमें मेरे से काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, मैकेनिकल और रेलवे से रिलेटेड। अच्छा। जबकि इस बार मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड था, क्योंकि इस बार जब नेक्स्ट IAS में जब मॉक दिया था तो एक मेंबर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होता था, तो प्रैक्टिस हो गई थी। बट इस टाइम काम ही नहीं आया, इस बार जरूरत नहीं पड़ी। Yes. आशीष, आपका इंटरव्यू में कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पर UPSC में? मेरा इंटरव्यू सुजाता मेहता मैम ने लिया था। तो क्योंकि मेरा थोड़ा रीसेंट हो जाता है और फिर मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मेरे से तो पूछे गए थे क्वेश्चन। अच्छा, उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन हाँ, दो पैनलिस्ट ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। तो एक ने मुझसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में पूछा कि अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेरे से पूछा गया था। फिर एक पैनलिस्ट ने मुझसे ग्रीन बिल्डिंग्स पूछा, ग्रीन बिल्डिंग से कॉम्पोनेंट पूछे, एंड एवरीथिंग वाज डन है सर। आप ही ने बताया था सब कुछ। तो और जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल सिविल इंजीनियरिंग, आई थिंक वो यूज हुआ। यस सर। क्योंकि सर इसके पहले जब इंटरव्यू की तैयारी करते थे तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर की क्लासेस होती थी, लेकिन इंजीनियरिंग की कुछ भी नहीं होता था। तो मेरा तो ऑप्शनल था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी इन जनरल। बट बाकी जिन लोगों का टच छूट चुका है तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। बट लकीली इस बार क्लासेस अवेलेबल थी तो काफ़ी हेल्पफुल भी थी। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर बार सेलेक्ट होते हैं और कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड वो सवाल इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जिसकी संभावना रहती है। लकली हो सकता है ना भी पूछा जाए। इफ़ यू वांट एनी सपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट IAS, then we are eager to help you, guide you or to support you. If you are an engineer, then we have the exclusive support for engineers by the way of providing classes or interview guidance program or the support for the test series. Any kind of support if you wish, we can definitely provide. Engineers are talented, and this talent if you want to convert in success, then we can become your success partner. We are eager to help you.